अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोसीजर ऑन हेयरिंग। तो प्रोसीजर ऑन हेयरिंग जो है इस ऑर्डर 41 का जो है पार्ट नंबर 4 है। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम जो है थोड़ा रिटन में स्टेप वाइज जो है पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि अपील का जो है प्रोसीजर स्टार्ट से लेके एंड तक कैसे चलता है। तो हम जो है एक बार ऑर्डर 41 के जो हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2 और 3 को कवर किया, उसका जो है एक बार हम स्टेप वाइज जो है रिव्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर 41 जो है 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमें क्या पढ़ा कि जब भी कोई अपीलेंट अपील में जाता है तो एक मेमोरेंडम जो है प्रेजेंट करता है, जो ड्राफ्ट होता है अपील का, ठीक है, कोर्ट में। उसके बाद हमने ये देखा कि मेमोरेंडम के भी जो है रूल्स कुछ जो है प्रिस्क्राइब किए गए थे रूल नंबर 1 में, ऑर्डर 41 के रूल 1 में। अगर मेमोरेंडम रूल्स के मुताबिक है, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब्ड हैं लॉ की तरफ से, तो मेमोरेंडम एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट में क्या हुआ, मेमोरेंडम एक्सेप्ट होने के बाद अगर पार्टी को लगता है कि जिस डिक्री की वो अपील में जा रहा है, ठीक है, वो जो है उसके एग्जीक्यूशन को रोकना चाहता है, तो वो उसकी एप्लीकेशन मूव करेगा। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो एप्लीकेशन उस कोर्ट को देता है जिसने डिक्री पास की है, या फिर एपीलेट कोर्ट को भी वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है सफिशिएंट ग्राउंड्स देके, जो कि रूल्स में मेंशन है। अब यहाँ पे या तो एग्जीक्यूशन को रोका जाएगा या फिर नहीं रोका जाएगा। ठीक है, अब ये इस पार्ट के बाद हमने थर्ड पार्ट में क्या पढ़ा कि अगर मेमोरेंडम एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर उस अपील वाले केस की रजिस्ट्री की जाती है रजिस्टर में, जो कोर्ट का रजिस्टर होता है। एक बार रजिस्ट्री हो जाती है तो फिर कोर्ट क्या करती है, एपीलेट कोर्ट सिक्योरिटी लेती है। सिक्योरिटी किससे लेती है? एपीलेंट से, यानी कि जो अपील में जा रहा है। अब सिक्योरिटी दो किस्म की होती है, एक तो केस के प्रोसीजर की सिक्योरिटी, ठीक है, दूसरी सिक्योरिटी किसकी, अगर उसने डिक्री की स्टे करवाई है, ठीक है, अगर डिक्री की उसने स्टे करवाई है तो उस डिक्री की जो है अमाउंट, या फिर आप उसको सिक्योरिटी के लिए, वो जो है कोर्ट अपने पास लेके रख लेती है। आफ्टर दैट सिक्योरिटी लेने के बाद ही जो है फिर एपीलेंट को कोर्ट सुनती है, उसकी हेयरिंग करती है। ठीक है, उस हेयरिंग का जो है उसको डे देती है कि आप इस दिन पे आए। अगर वो डे एडजॉर्न हो जाता है कोर्ट की तरफ से तो उसको एक फ्यूचर डे दे देती है। अब एपीलेंट को जो है हेयरिंग में क्या करना होता है कि जो उसने ग्राउंड्स बताए मेमोरेंडम में, वो उन पे जो है बात करता है। अगर हेयरिंग एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है, तो ही जो है एपीलेट कोर्ट क्या करेंगे, लोअर कोर्ट जिसकी डिक्री की अपील आई है उसको नोटिस करवाएगी कि जो आपने डिक्री दी है वो केस जो है अब अपील में जा रहा है। अगर डिसमिस हो जाती है तो फिर तो आगे कोई प्रोसीजर नहीं होगा। अच्छा, और हमने एक और चीज़ पढ़ी कि जो एपीलेट कोर्ट के पास पावर है कि वो या तो डिसमिस करने से पहले लोअर कोर्ट को इन्फॉर्म करे और रेस्पोंडेंट को, या फिर क्या कर सकती है एपीलेट कोर्ट विदाउट इन्फॉर्म किए हुए भी अपील की एप्लीकेशन, यानी कि जो मेमोरेंडम है उसको डिसमिस कर सकती है। अब क्या होगा, अगर मेमोरेंडम और जो ग्राउंड्स जो भी बताए हेयरिंग में एपीलेंट ने अगर एक्सेप्ट हो जाता है, एपीलेंट कोर्ट को लगता है कि केस को जो अपील में लाना चाहिए, तो क्या करेगी, एपीलेंट कोर्ट नोटिस भेजेगी। किस कोर्ट को नोटिस भेजेगी? जिस कोर्ट की डिक्री जो है अपील में आई है। नोटिस जैसे ही अपीलेट कोर्ट लोअर कोर्ट को भेजेगी तो ये कोर्ट क्या करेगी, फ़ौरन ही जो है उस केस की जो भी कॉपीज़ हैं, जो रिकॉर्ड है, वो ट्रांसमिट कर देगी अपीलेट कोर्ट को। ठीक है, अब लोअर कोर्ट को भी इन्फॉर्म हो गया। उसके बाद क्या होगा, इन्फॉर्म करने के बाद ऑर्डर देगी एपीलेट कोर्ट कि जो है आप समन भेजे रिस्पोंडेंट को, यानी कि जो अदर पार्टी है जिसको रिस्पॉन्स आके देना है अपील में, उसको समन भेजेगी। और उस समन की कॉस्ट जो बेयर करेगा वो ऑब्वियसली एपीलेट करेगा, क्योंकि अपील में भी केस वो खुद लेकर आया है। अब इसका हमने क्या तरीक़ेकार पढ़ा कि सबसे पहले जो एपीलेंट जो उस समन की जो कॉपी है वो एपीलेट कोर्ट में लेके आएगा। ठीक है, एपीलेट कोर्ट फिर क्या करेगी, या तो वो कॉपी लोअर कोर्ट को देगी जिसने डिक्री पास की है कि वो जो है रेस्पोंडेंट या उसके प्लीडर को भिजवाए, या फिर ये भी कर सकती है कि एपीलेट कोर्ट डायरेक्ट खुद जो है
वो समन जो है भिजवा दें। अब क्या होगा पार्ट 4 में, जो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या होगा, आप समन भेज दिए, समन के बाद फाइनली जो है केस की प्रॉपर प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, यानी कि हेयरिंग होगी। हेयरिंग में एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, विटनेसेस को बुलाया जाता है, ठीक है। अगर ऐसी कोई पार्टी है जिसको ऐड नहीं किया गया, इन सारी कंडीशंस को भी कोर्ट देखती है। एक बार हेयरिंग हो जाती है, एविडेंसेस आ जाते हैं, हर चीज़ हो जाती है, तो फिर पार्ट 5 में इस ऑर्डर के लिखा गया है कि जजमेंट कैसे प्रोनाउंस होगी, और जजमेंट के बाद आती है डिक्री जो केस को डिस्पोज ऑफ करती है। ये फिर दो चीज़ें जो हम फर्दर बाद में पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि हेयरिंग का पार्ट जो है 4 कवर करेंगे। सो प्रोसीजर ऑन हेयरिंग। हेयरिंग का प्रोसीजर कब स्टार्ट होगा, जब समन भेज दिया जाता है और पार्टी जो है अपीयर होती है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सबसे पहली जो हेयरिंग होती है वो होती है अपीलेंट की, ठीक है। उसके बाद ही जो कोर्ट डिसाइड करती है कि केस को अपील में प्रोसीड करना चाहिए या नहीं। उसके बाद ही जो है रिस्पोंडेंट को समन भेजा जाता है फॉर अपीयरेंस। सो और रूल नंबर 16, राइट टू बिगिन। राइट जो है स्टार्ट हो रहा है, बिगिन मतलब स्टार्ट होना, शुरू होना। सब रूल 1 कहता है ऑन द डे फिक्स्ड और ऑन एनी अदर डे टू विच द हेयरिंग में बी एडजॉर्न द अपीलेंट शैल बी हेयर्ड इन सपोर्ट ऑफ द अपील। जो भी डे कोर्ट ने फिक्स किया था किसके लिए, अपीलेंट के लिए, तो अब जो है ये राइट बन जाता है अपीलेंट का कि उसको सुना जाए इन द सपोर्ट ऑफ इट्स अपील। सब रूल 2 क्या कहता है, द कोर्ट शैल देन इफ डज नॉट डिसमिस द अपील एट वंस। अगर कोर्ट अपील को डिसमिस नहीं करती, एक्सेप्ट करती है, हेयर द रेस्पोंडेंट अगेंस्ट द अपील, तो रेस्पोंडेंट को जो है फिर सुनेगी उसको समन भेज के। एंड इन सच केस द अपीलेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू रिप्लाई। और फिर इस केस में अपीलेंट पे ये जिम्मेदारी होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटाइटल्ड, कि वो जो है रेस्पोंडेंट के सवालात का जो है जवाब दें, ठीक है। अब रूल 17 पे आते हैं, डिसमिसल ऑफ अपील फॉर अपीलेंट्स डिफ़ॉल्ट। डिसमिस हो रही है अपील, किस वजह से, अपीलेंट के डिफ़ॉल्ट की वजह से। अपीलेंट जो अपील में गया है उसने ही कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से उसकी अपील डिसमिस हो गई। अब वो क्या गलती है, वो कौन सा डिफ़ॉल्ट है, पढ़ते हैं। सब रूल 1 कहता है वेयर ऑन द डे फिक्स्ड, जो डे फिक्स किया था कोर्ट ने उसको अपीयर करवाने के लिए, और ऑन एनी अदर डे टू विच द हेयरिंग में बी एडजॉर्न, या फिर कोई दूसरा दिन, द अपीलेंट डज नॉट अपीयर, लेकिन अपीलेंट जो है अपीयर नहीं हो सका। व्हेन द अपील इज कॉल्ड ऑन फॉर हेयरिंग, जिस दिन जो है अपील की जो है हेयरिंग थी, द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द अपील इज डिसमिस, तो फिर कोर्ट वहाँ पे ऑर्डर दे देगी कि इस अपील को जो है डिसमिस कर दिया जाए। क्योंकि एक बंदा खुद अपील में आया है, ठीक है, उसने अपील में आया और फिर जब उसको हेयरिंग पे बुलाया गया है तो वह फिर अपीयर नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में कोर्ट जो है उसकी अपील को डिसमिस कर देगी। और अगर अपील डिसमिस होती है तो फिर क्या होगा, सब रूल 2 कहता है हेयरिंग अपील्स एक्स पार्टी, तो एक्स पार्टी हो जाएगा। क्या होगा एक्स पार्टी, वेयर द अपीलेंट अपीयर्स एंड द रिस्पोंडेंट डज नॉट अपीयर। अब क्या होता है, अपीलेंट तो आया है जो अपील में गया है, लेकिन जो अदर पार्टी है जिसको रिस्पोंडेंट कहा जा रहा है वो नहीं आया, द अपील शैल बी हेयर्ड एक्स पार्टी। तो यहाँ पे क्या होगा, अपील जो है एक्स पार्टी सुनी जाएगी और डिसीजन दे दिया जाएगा अपीलेंट की फेवर में, और उसके बाद जो है रेस्पोंडेंट को कोई जो है चांस नहीं मिलेगा अपने डिफेंस के लिए। रूल नंबर 18 क्या कहता है, डिसमिसल ऑफ अपील वेयर नोटिस नॉट सर्व इन कंसिक्वेंस ऑफ अपीलेंट्स फेलियर टू डिपॉजिट कॉस्ट। यहाँ पे जो है अपील डिसमिस हो रही है किसकी वजह से, अपीलेंट की वजह से। पहले हमने रीज़न बताया गया कि वो खुद अपीयर नहीं हुआ जब हेयरिंग थी, यहाँ पे अपीलेंट का दूसरा रीज़न बताया जा रहा है कि क्यों उसकी अपील डिसमिस हो रही है। तो यहाँ पे जो है हम इसको पढ़ते हैं, वेयर ऑन द डे फिक्स्ड, जो दिन फिक्स हुआ था, और ऑन एनी अदर डे टू विच द हेयरिंग में बी एडजॉर्न, इट इज़ फाउंड दैट द नोटिस टू द रिस्पोंडेंट हैज़ नॉट बीन सर्व्ड इन कंसिक्वेंस ऑफ द फेलियर ऑफ द अपीलेंट टू डिपॉजिट। अब क्या हुआ है कि अपील इस वजह से डिसमिस की जा रही है क्योंकि रेस्पोंडेंट को जो नोटिस समन का भेजना था उसकी सिक्योरिटी तो अपीलेंट ने जो है जमा ही नहीं करवाई थी कोर्ट में, तो वो नोटिस कैसे जाता समन का, तो यहाँ पे क्या होगा, अपील इस वजह से डिसमिस की जा रही है क्योंकि रेस्पोंडेंट को जो नोटिस समन का भेजना था उसकी सिक्योरिटी तो अपीलेंट ने जो है जमा ही नहीं करवाई थी कोर्ट में, तो वो नोटिस कैसे जाता समन का,
विद इन द पीरियड फिक्स्ड, जो पीरियड फिक्स था, हर चीज़ का जो है कोर्ट पीरियड फिक्स करती है। प्रोसीडिंग में इतने दिन में जो है समन भेजना है, इतने दिन में जो है कोर्ट में अपेयर होना है, या फिर इस ऑर्डर पे जो वर्क इस टाइम पीरियड में करना है। तो अब यहाँ पे जो है समन का टाइम पीरियड दिया था, उस टाइम पीरियड के अंदर जो है एपिलेंट फेल हो गया था डिपॉजिट करने, जो उसको अमाउंट डिपॉजिट करनी थी उसमें। तो इस रीज़न पे भी जो है क्या होता है, विद द पीरियड फिक्स द सम रिक्वायर्ड टू डिफरे द कॉस्ट ऑफ सर्विंग द नोटिस, जो सम चाहिए था, जो अमाउंट चाहिए था नोटिस का, द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द अपील इज़ डिसमिस। तो कोर्ट जो है यहाँ पे ऑर्डर दे देगी कि अपील को डिसमिस कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक कंडीशन हो सकती है जहाँ पे जो है एपिलेंट ने भले ही कॉस्ट नहीं दी थी, नोटिस सर्व नहीं करवाया था, लेकिन फिर भी जो है ये ऑर्डर जो है डिसमिसल का कोर्ट नहीं दे सकती। वो क्या है, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड ऑल्दो द नोटिस इज़ नॉट बीन सर्व। ऐसा कोई ऑर्डर कोर्ट नहीं देगी ऑल्दो द नोटिस इज़ नॉट बीन सर्व, के नोटिस भी नहीं भेजा गया है अपॉन द रिस्पोंडेंट को, इफ़ ऑन एनी सच डे द रिस्पोंडेंट अपीयर्स व्हेन द अपील इज कॉल्ड ऑन फॉर हेयरिंग, कि रिस्पोंडेंट खुद ही जो है अपीयर हो जाता है जो डे हेयरिंग का कोर्ट ने फिक्स किया था। अब रिस्पोंडेंट आ गया है विदाउट नोटिस, तो इस कंडीशन में जो है एक फेवर मिल जाती है यहाँ पे किसको, एपिलेंट को, कि उसकी अपील जो है डिसमिस नहीं होती। नाउ रूल 19 क्या कहता है, री एडमिशन ऑफ अपील डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट। री एडमिशन की जा रही है अपील की जो डिसमिस हुई थी, ठीक है। यहाँ पे जो है 17 में जो है और 18 में, इन दोनों में हमने पढ़ा कि एपिलेंट की गलती की वजह से, डिफ़ॉल्ट की वजह से उसकी जो है अपील का जो केस था वो नहीं चला और डिसमिस कर दिया। और यहाँ पे री एडमिशन कैसे होगी, ठीक है। सब रूल 1 कहता है वेयर एन अपील इज़ डिसमिस्ड अंडर रूल 11 सब रूल 2 और रूल 17 और 18। इन तीनों रूल्स में जो है एपिलेंट के डिफ़ॉल्ट को जो लिखा गया है, बयान किया गया है। तो इन 3 रूल के अंदर अगर कोई अपील डिसमिस होती है, द एपिलेंट में अप्लाई टू द एपिलेंट कोर्ट फॉर द री एडमिशन ऑफ द अपील। तो एपिलेंट जो है अप्लाई कर सकता है कि उसकी अपील को री एडमिट किया जाए, दोबारा उस केस को चलाया जाए। कैसे, एंड वेयर इट इज़ प्रूव दैट ही वॉज प्रिवेंटेड बाय एनी सफिशिएंट कॉज फ्रॉम अपेयरिंग व्हेन द अपील वॉज कॉल्ड ऑन फॉर हेयरिंग। जहाँ पे ये चीज़ सामने आती है कि वो किस वजह से अपेयर नहीं हो सका था, या किस वजह से उसने सम्मन की जो है सिक्योरिटी नहीं दी थी, वो कोई सफिशिएंट रीज़न देता है कि उसको कोई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से वो नहीं आ सका। डिपॉजिटिंग द सम्स रिक्वायर्ड द कोर्ट से री एडमिट द अपील, फिर उसके सफिशिएंट ग्राउंड्स को सुनते हुए उसकी अपील को री एडमिट करेगी ऑन सच टर्म्स एज टू कॉस्ट और अदरवाइज एज इट थिंक फिट। तो यहाँ पे कौन सी टर्म पे री एडमिट करेगी, कि उससे वो कॉस्ट लेगी जब वो पहले नहीं आया था उसकी कॉस्ट लेगी, या फिर जो भी कोर्ट को सही लगता है उस कंडीशन को फॉलो करते हुए उसकी एप्लीकेशन को जो है री एडमिट करेगी। नाउ सब रूल 2 क्या कहता है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908 शेल अप्लाई टू एन एप्लीकेशन फॉर री एडमिशन ऑफ एन अपील डिसमिस्ड अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 11 सब रूल 1 ऑफ रूल 17। अब ये जो एप्लीकेशन मूव कर रहा है एपिलेट कोर्ट में कि उसकी जो है अपील जो है उसकी री एडमिशन की जाए, तो वो एप्लीकेशन कैसी होनी चाहिए। तो वो यहाँ पे बताया गया है कि जो सेक्शन 5 है लिमिटेशन एक्ट, अलग से जो है एक्ट है जिसमें जो है लिमिट बताई जाती है कि किसी भी केस में जो है केस को चलाने के लिए कितने टाइम पीरियड में एक बंदे को अपेयर होना होता है। अगर नहीं अपेयर हो सकता तो फिर वो किस तरह से जो है एप्लीकेशन मूव करेगा। तो सेक्शन 5 में ये होता है कि जो लास्ट डे होता है ना, जैसे कि अगर एक कोर्ट ने यहाँ पे एपिलेंट के लिए डे फिक्स किए थे 15, ठीक है। अब यहाँ पे 14 डेज तक तो वो नहीं आया, वो क्या रीज़न था वो यहाँ इस एप्लीकेशन में नहीं देगा, लेकिन सेक्शन 5 कहता है जो लास्ट डे जिस पे वो आता तब भी उसका केस चल जाता, तो वो लास्ट डे का जो है इस एप्लीकेशन में रीज़न देगा कि वो क्यों नहीं आ सका था। गॉट इट। आफ्टर दैट कम टूवर्ड्स द सब रूल नंबर 20, पावर टू एडजॉर्न हेयरिंग एंड डायरेक्ट पर्सन अपेयरिंग इंटरेस्टेड टू बी मेड रिस्पोंडेंट। यहाँ पे जो है एपिलेट कोर्ट की पावर बताई गई है कि वो हेयरिंग को एडजॉर्न कर सकती है, रोक सकती है। किस वजह से, डायरेक्ट पर्सन अपेयरिंग इंटरेस्टेड टू बी मेड रिस्पोंडेंट, एक ऐसी पार्टी है जिसको अपेयर करवाना चाहिए क्योंकि उसको अपेयर नहीं किया गया अपील वाले केस में एज अ रेस्पोंडेंट। वेयर इट अपेयर्स टू द कोर्ट, जहाँ पे कोर्ट के सामने ये बात आती है एट द हेयरिंग दैट एनी पर्सन,
हेयरिंग के टाइम पे कि ऐसा कोई बंदा है दैट एनी पर्सन हु हैज़ अ पार्टी टू द सूट इन द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज़ प्रीफर्ड। वो क्या था, पार्टी का जो है हिस्सा था जब केस लोअर कोर्ट में चला था, ठीक है। बट हु हैज़ नॉट बीन मेड अ पार्टी टू द अपील, लेकिन अपील में जो है उसको पार्टी नहीं बनाया गया है। इज़ इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट ऑफ द अपील, लेकिन अगर ये जो अपील वाला केस आया है वो पार्टी ज़रूर इसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन हुआ क्या है कि उसको इन्फॉर्म नहीं किया गया और कोर्ट को लगता है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। द कोर्ट में एडजॉर्न द हेयरिंग, तो उस हेयरिंग को एडजॉर्न कर देगी, उस प्रोसीडिंग को टू फ्यूचर डे, आगे कोई डे डिसाइड करेगी बाय द कोर्ट एंड डायरेक्ट दैट सच पर्सन टू बी मेड अ रिस्पोंडेंट, और फिर ये डायरेक्ट करेगी कि जो है उस बंदे को जो है बुलाया जाए कोर्ट में रेस्पोंडेंट बना के। आते हैं रूल 21 पे, री हेयरिंग ऑन एप्लीकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स अगेंस्ट होम एक्स पार्टी डिक्री मेड। अब यहाँ पे किसके लिए जो है यहाँ पे फेवर है, यहाँ पे है रेस्पोंडेंट के लिए। रेस्पोंडेंट अगर नहीं आया था जब उसको समन भेजा गया कि अपील वाले केस की जो है हेयरिंग की जा रही है, आप जो है कोर्ट में आए और अपने आप को डिफेंड करें, वो जब नहीं आता तो एक्स पार्टी ऑर्डर जो है डिसीजन ले लिया जाता है, यानी कि अपीलेंट की फेवर में। अब यहाँ पे अगर वो नहीं आता तो फिर री हेयरिंग करवा सकता है कौन, रेस्पोंडेंट। कैसे, सब रूल 1 कहता है वेयर एन अपील इज़ हेयर्ड एक्स पार्टी, जहाँ पे अपील एक्स पार्टी जो है सुनी गई थी, यानी कि सिर्फ अपीलेंट को सुना गया था क्योंकि वो नहीं आया था। एंड अपीलेंट एंड जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट, और जजमेंट दी गई किसके अगेंस्ट, रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट। ही में अप्लाई टू अपीलेट कोर्ट टू रीहेयर द अपील, तो उसको ये राइट दिया गया है कि वो दोबारा जो है कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि केस की रीहेयरिंग की जाए, किस रीज़न पे। एंड इफ़ ही सेटिस्फाइड द कोर्ट दैट द नोटिस वॉज नॉट ड्यूली सर्व्ड, इस रीज़न पे कि वो ये कोर्ट को बताएगा कि मुझे जो नोटिस जो भेजा गया था वो टाइम पे मुझे नहीं मिला, ड्यूली सर्व्ड, अगर मुझे टाइम पे मिलता तो मैं कोर्ट में ज़रूर आता। और दैट ही वॉज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम अपीयरिंग व्हेन द अपील वॉज कॉल्ड ऑन फॉर हेयरिंग, या फिर कोई ऐसा रीज़न बताएगा कि किस वजह से नोटिस भी मिला था लेकिन किस वजह से वो अपीयर नहीं हो सका उस दिन, वो सफिशिएंट रीज़न कोर्ट को देगा। द कोर्ट शैल रीहेयर द अपील, तो फिर इन रीजन्स को देखते हुए कोर्ट जो है केस की रीहेयरिंग करवाएगी। द अपील ऑन सच टर्म्स, किन टर्म्स पे, कि या तो उससे कॉस्ट लेगी, किस दिन की कॉस्ट, जब उसको बुलाया गया तब वो क्यों नहीं आया, ठीक है। और अदरवाइज एज इट थिंक फिट टू इम्पोज अपॉन हिम, या फिर जो कोर्ट को सही लगे वो टर्म जो है इम्पोज करते हुए उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी। अब यहाँ पे सब रूल 2 क्या कहता है 21 का, अपॉन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट शैल अप्लाई टू द एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1। जो एप्लीकेशन एप्लीकेंट के लिए है कि सेक्शन 5 के तहत जो है वो एप्लीकेशन मूव करेगा, वही तरीक़ेकार जो है रेस्पोंडेंट के लिए भी है फॉर रीहेयरिंग। अब आते हैं रूल 22 की तरफ। अपॉन हेयरिंग रेस्पोंडेंट में ऑब्जेक्ट टू डिक्री एज इफ़ ही हैड प्रीफर्ड सेपरेट अपील। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट जो है रूल है, रूल नंबर 20। इसमें क्या होता है कि कोई ऐसा केस है, ठीक है, जिसमें जो है जिसकी फेवर में डिक्री आई है वो भी अपील में जाना चाहता था, लेकिन हुआ क्या है कि ऑलरेडी जो है जजमेंट डेप्टर अपील में आ चुका है। अब क्या है, जो वहाँ पे तो जो डिक्री होल्डर रिस्पोंडेंट बन गया और वो एज अ रिस्पोंडेंट भी जो है अगर वो अपील में जाता वही ऑब्जेक्शन जो है इस केस में भी ला सकता है अपील वाले केस में। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। सब रूल 1 कहता है एनी रिस्पोंडेंट, कोई भी रिस्पोंडेंट, दो ही मे नॉट हैव अपील फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द डिक्री, उसने क्या किया है डिक्री की, अभी वो अपील में नहीं गया जिसमें वो जाना चाहता है। मे नॉट ओनली सपोर्ट द डिक्री ऑन एनी ग्राउंड्स डिसाइडेड अगेंस्ट हिम इन द कोर्ट बिलो, तो ना सिर्फ वो क्या करेगा अपना डिफेंड जो है करेगा किसमें, अपीलेट कोर्ट में, कि जो ग्राउंड्स उसके अगेंस्ट किसने दिए, लोअर कोर्ट ने दिए, ठीक है, बिलो, बट टेक एनी क्रॉस ऑब्जेक्शन टू द डिक्री विच ही कुड हैव टेकन बाय द वे ऑफ अपील, बल्कि वो क्रॉस ऑब्जेक्शंस भी कर सकता है उस डिक्री की। यानी कि यहाँ पे हुआ क्या है, इसको एग्जांपल से समझते हैं कि जो है डिक्री होल्डर की फेवर में जो डिक्री आई है वो उसको जो उसने क्लेम किया था लोअर कोर्ट में कि जो चीज़ें उसको चाहिए उसको आधा हिस्सा मिला है लेकिन आधा नहीं मिला, ठीक है, तो जो आधा हिस्सा उसकी फेवर में आया है, ठीक है, वो तो यहाँ पे सही है, वो उस पर तो डिफेंड करेगा कि मुझे जो अपना आधा हिस्सा मिला है, जो मैंने क्लेम किया वो सही
मिला है, ठीक है। बल्कि जो नहीं मिला वो उस पे भी ऑब्जेक्शन कर सकता है कि मुझे क्यों नहीं दिया गया, इसी केस में किसमें, जिसमें जो जजमेंट डेप्टर अपील में गया है। Provided he has filed such objection in the appellant court with 1 month from the date of service on him or his pleader of notice of the day fixed for hearing the appeal or within such further time as the appellate court may see fit to below। अच्छा, अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि वो ऑब्जेक्शन वो किस टाइम के अंदर रेस कर सकता है। तो उस टाइम के अंदर रेस कर सकता है कि 1 मंथ के अंदर, जब उसको पहला नोटिस जो है समन का भेजा गया था अपील वाले केस में अपेयर होने के लिए, ठीक है, या तो उसको या फिर उसके प्लीडर को, ताकि फिर वो केस जो है उस तरह से चलाए। सब रूल 2 क्या कहता है, फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्शन एंड प्रोविजंस एप्लीकेबल देयर टू। अब यहाँ पे जो रेस्पोंडेंट ऑब्जेक्शन जो है रेस कर रहा है खुद भी, यहाँ पे क्या है, जब अपील वाला केस आता है, एक तो हमने ये चीज़ पढ़ी है कि इसमें जो एपिलेंट होता है उसको जो है एतराज़ होता है कि जो लोअर कोर्ट ने डिक्री दी है। इस केस में क्या है रूल 22 में कि रेस्पोंडेंट को भी जो है एतराज़ है, कोई ऑब्जेक्शन है किसमें, डिक्री में, तो वो भी अपना ऑब्जेक्शन कैसे जो है कोर्ट को प्रेजेंट करेगा, तो वो भी सेम तरीके से प्रेजेंट करेगा जैसे कि एपिलेंट ने प्रेजेंट किया मेमोरेंडम देख के। मज़ीद इसको पढ़ते हैं, सच क्रॉस ऑब्जेक्शन शैल बी इन द फॉर्म ऑफ अ मेमोरेंडम, वो मेमोरेंडम की ही फॉर्म में होना चाहिए। और प्रोविजंस कौन से इस पर एप्लीकेबल होंगे, रूल 1 के, एंड द प्रोविजंस ऑफ रूल 1 सो फार एज दे रिलेट टू द फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अपील शैल अप्लाई देयर टू। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वही सारे जो है कंटेंट्स होने चाहिए मेमोरेंडम के जो कि रूल 1 में दिए गए हैं। अब यहाँ पे सब रूल 3 क्या कहता है, अनलेस द रिस्पोंडेंट फाइल्स विद द ऑब्जेक्शन, अगर रिस्पोंडेंट ऑब्जेक्शन फाइल कर देता है रिटन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम अ पार्टी हु मे बी अफेक्टेड, तो यहाँ पर भी यहाँ क्या होगा कि जब उसने कोई ऑब्जेक्शन रेस किए तो जिस तरह से एपिलेंट ने जो है समन का नोटिस भिजवाया था रेस्पोंडेंट को, वैसे ही रेस्पोंडेंट भी जो है इस ऑब्जेक्शन का नोटिस भेजेगा किसको, एपिलेंट को, ठीक है। यहाँ पे अफेक्टेड पार्टी एपिलेंट है, उसको भेजेगा कि मैंने भी जो है इस केस में ये ऑब्जेक्शन रेस किए हैं, या फिर उसके प्लीडर को, ऑफ हैविंग रिसीव्ड अ कॉपी देयर ऑफ द एपिलेट कोर्ट शैल कॉज अ कॉपी टू बी सर्व। तो एपिलेट कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर देगी उस रेस्पोंडेंट को कि आप जो है नोटिस भिजवा दें। सो एज सून सो मे बी आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द ऑब्जेक्शन ऑन सच पार्टी और इस प्लीडर एट द एक्सपेंस ऑफ द रेस्पोंडेंट, जितना जल्दी हो सके रिस्पोंडेंट को जो है ऑर्डर करेगी एपिलेट कोर्ट कि आप नोटिस भेजें, जैसे ही वो ऑब्जेक्शन आके जमा करवाता है मेमोरेंडम की शेप में। सब रूल 4 क्या कहता है, वेयर इन एनी केस इन विच एनी रेस्पोंडेंट हैज़ अंडर दिस रूल फाइल्ड अ मेमोरेंडम ऑफ ऑब्जेक्शन। अब कोई ऐसा केस है जिसमें जो है रेस्पोंडेंट ने जो है मेमोरेंडम दिया है ऑब्जेक्शन का, ठीक है, द ओरिजिनल डिक्री अपील इज़ विथड्रॉन। अब यहाँ पे ओरिजिनल अपील किसको कहा जा रहा है, कौन सी अपील, यानी कि जो एपिलेंट लाया था, ठीक है। अब ओरिजिनल अपील का क्या हुआ, इज़ विथड्रॉन, ये डिसमिस कर दी गई है, ठीक है। द ऑब्जेक्शन सो फाइल्ड में नेवरलेस बी हेयर्ड एंड डिटरमाइंड आफ्टर सच नोटिस टू द अदर पार्टी एज द कोर्ट थिंग्स फिट। यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे कि हमने पढ़ा कि सबसे पहले एपिलेंट जब भी अपील में आता है उसकी हेयरिंग होती है, अगर एक्सेप्ट होता है तो प्रोसीडिंग चलती है, ठीक है, केस की, अदरवाइज जो है डिसमिस कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या हुआ है कि एपिलेंट की जो अपील है उसको डिसमिस कर दिया गया है। तो यहाँ पे अब जो रेस्पोंडेंट ने 1 मंथ के अंदर जो उसने ऑब्जेक्शन रेस किया है, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब यहाँ पे 5 सब रूल 5 पे आते हैं, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू पॉपर्स अपील शैल सो फार एज दे कैन बी मेड एप्लीकेबल अप्लाई टू एन ऑब्जेक्शन अंडर दिस रूल। यहाँ पे जो है प्रोविजंस अप्लाई होंगे किसके लिए, जो ऑब्जेक्शन रेस कर रही है पार्टी, यानी कि रेस्पोंडेंट जब भी कोई ऑब्जेक्शन रेस करेगा तो वो कौन से प्रोविजंस को फॉलो करेगा उन ऑब्जेक्शंस में, तो वो है पॉपर अपील्स में। अब ये पॉपर अपील क्या है, पॉपर वो बंदा होता है जो कोर्ट की फ़ीस जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका कोई केस था, वो पॉपर जो उस अपील में गए तो वो कौन से रीज़न्स देता है, वो हमेशा ये रीज़न्स देता है कि जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया था वो कानून के मुताबिक नहीं था, या तो कंट्रारी टू लॉ, ठीक है, या फिर जो है किसी दबाव में आके कोर्ट ने डिसीजन दिया है इस वजह से मैं अपील में आया हूँ, या फिर जो है डिसीजन एरोनियस से सही नहीं है। तो ये 3-4 जो ग्राउंड्स है वही जो है रेस्पोंडेंट भी फॉलो करेगा कि ये जो डिक्री आई है एरोनियस है या फिर कंट्रारी
टू द लॉ है। अब आते हैं रूल नंबर 23 की तरफ से। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट रूल ऑफ ऑर्डर 41। रूल 23 क्या कहता है? रिमांड ऑफ केस बाय अपीलेट कोर्ट। रिमांड मतलब वापस भेजना, वापस भेज रही है केस को कौन? अपीलेट कोर्ट। अब ये वापस क्यों भेजती है अपीलेट कोर्ट? आइए इसको पढ़ते हैं। वेयर द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री एंड अपील इज प्रीफर्ड हैज़ डिस्पोज्ड ऑफ द सूट अपॉन अ प्रिलिमिनरी पॉइंट। जहाँ पे केस चला था, ठीक है, उस कोर्ट ने क्या किया है? केस को जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया है प्रिलिमिनरी पॉइंट, मतलब ऑल ग्राउंड्स को नहीं देखा। सबसे पहले यही होता है ना कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की कोर्ट में जब भी कोई केस जाता है तो वहाँ पे प्लेंट प्रेजेंट होती है और प्लेंट में जितने भी ग्राउंड से मेंशन कर दिए जाते हैं। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया है? अंडर रूल 23 बताता है कि प्रिलिमिनरी यानी कि कुछ ग्राउंड्स पे स्टार्ट वाले ही पॉइंट्स को देखते हुए केस ने जो है कोर्ट ने जो है केस डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब वही केस जो आधा वहाँ पे सॉल्व हुआ है वो अपील में आया है, तो यहाँ पे अपीलेट कोर्ट क्या करेगी कि जो केस लोअर कोर्ट ने आधा सॉल्व किया था, ठीक है, प्रिलिमिनरी पॉइंट पे, उसको रिमांड करेगी, वापस भेजेगी कि इसको या तो पूरा सॉल्व करो, या फिर अपीलेट कोर्ट खुद उसको बताएगी कि इन इश्यूज़ को जो है आप देख के इनको सॉल्व करके फिर मुझे केस भेजें। एंड द डिक्री इज़ रिवर्स्ड इन अपील। अब यहाँ पे क्या है? जो प्रिलिमिनरी पॉइंट पे जो केस सॉल्व हुआ था लोअर कोर्ट में वो अपील में आया है। द अपीलेट कोर्ट में इफ़ इट थिंक फिट, तो फिर अपीलेट कोर्ट क्या कर सकती है? बाय ऑर्डर रिमांड द केस को वापस भेज सकती है। एंड मे फर्दर डायरेक्ट व्हाट इशू और इशूज शैल बी ट्राइड इन द केस और रिमांडेड, या फिर मज़ीद बता सकती है कि कौन से इशूज़ जो है लोअर कोर्ट जो है उसको ट्राई करके दे, सॉल्व करके दे केस के। एंड शैल सेंड अ कॉपी ऑफ इट्स जजमेंट, और फिर वो सॉल्व करके केस को, ठीक है, जो अपीलेट कोर्ट ने उसको बोला है उसकी कॉपी, जजमेंट की कॉपी जो फिर वापस जो है भेजे अपीलेट कोर्ट को। एंड ऑर्डर टू द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रीफर्ड विद डायरेक्शन टू री एडमिट द सूट अंडर इट्स ओरिजिनल नंबर इन द रजिस्टर ऑफ सिविल सूट। अच्छा, अब ये जो लोअर कोर्ट दोबारा केस को चलाएगी अपीलेट कोर्ट के कहने पे, वो कैसे? उसकी रजिस्ट्री होगी उसी नंबर पे होगी जैसे उसने पहले किया था, न्यू नंबर जो है उस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, उसी में जो है एडजस्ट कर दिया। रूल 24, वेयर एविडेंस और रिकॉर्ड सफिशिएंट, क्या कहता है? जहाँ एविडेंस सफिशिएंट है, ठीक है, जजमेंट प्रोनाउंस करने के लिए, अपीलेट कोर्ट में डिटरमाइन केस फाइनली, तो वहाँ पे अपीलेट कोर्ट क्या कर देगी? केस को डिस्पोज ऑफ कर सकती है। Where the evidence upon the record is sufficient to enable the appellate court to pronounce judgment, जहाँ पे appellate court के पास वो तमाम एविडेंसेस यानी कि सबूत, विटनेस वगैरह, डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर थे वो सब चीज़ें आ चुकी हैं, तो अब अपीलेट कोर्ट जो है इस काबिल हो जाती है कि वो अपनी जजमेंट जो है प्रोनाउंस कर दे केस की। आफ्टर रीसेटलिंग द इश्यूज़ को रीसेटल करेगी। इफ़ नेसेसरी फाइनली डिटरमाइन द सूट, और फिर जो है फाइनली सूट को डिटरमाइन कर देगी। नॉट विद स्टैंडिंग द जजमेंट ऑफ द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रीफर्ड हैज़ प्रोसीड होली अपॉन सम ग्राउंड अदर देन डेट ऑन विच द अपीलेट कोर्ट प्रोसीड। अच्छा, अब अपीलेट कोर्ट के पास यहाँ पे ये पावर है कि जो पॉइंट अपील में आया है ना सिर्फ उसको देख सकती है बल्कि ओवरऑल पूरे केस को जो है रीसेटल उसके इश्यूज़ करके जजमेंट जो है प्रोनाउंस कर देगी। यहाँ पे अब आते हैं रूल 25 की तरफ। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट रूल। वेयर द अपीलेट कोर्ट मे फ्रेम इश्यूज़ एंड रिफर देम फॉर ट्रायल टू कोर्ट हुज डिक्री अपील फ्रॉम। अब इसमें भी क्या हो रहा है? जैसे कि हमने रूल 23 में पढ़ा कि जहाँ पे केस प्रिलिमिनरी पॉइंट पे जो है सॉल्व हुआ होता है तो वो वापस जो है भेज देती है लोअर कोर्ट को कि उसको जो है मुकम्मल जो है चला के डिस्पोज ऑफ करके फिर जजमेंट की कॉपी जो है अपीलेट कोर्ट को भेजे। तो इसी तरह 25 में भी क्या होता है? 25 रूल में भी यही होता है कि अपीलेट कोर्ट कुछ इश्यूज़ को जो है फ्रेम करती है और फिर वापस लोअर कोर्ट में जो है केस को भेज देती है। अब ये किस कंडीशन में? वेयर द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रीफर्ड हैज़ ओमिटेड टू फ्रेम और ट्राई एनी इशू और टू डिटरमाइन एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब क्या है? अब यहाँ पे क्या है कि अगर अपीलेट कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा जो है इशू है, ठीक है, जिसको लोअर कोर्ट ने फ्रेम नहीं किया
या फिर उससे छूट गया, ठीक है, गलती से, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट था। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वो होता है जो लॉ में मौजूद नहीं होता, कोर्ट जो है एविडेंसेस वगैरह देखकर डिसीजन देते हैं, तो इसको नहीं देखा लोअर कोर्ट ने, विच अपीयर्स टू द एपीलेट कोर्ट एसेंशियल टू द राइट डिसीजन ऑफ द सूट अपॉन द मेरिट्स ऑफ द एपीलेट कोर्ट। तो क्या है, तो एपीलेट कोर्ट को लगता है कि अगर वो फैक्ट्स या वो इश्यूज़ अगर फ्रेम करती लोअर कोर्ट तो डिसीजन सही दे सकती थी, लेकिन उसने नहीं देखे, तो तभी ऐसा डिसीजन आया है जिसकी वजह से जो है एपीलेंट अपील में आया। तो क्या करेगी, उस केस को वापस जो है इश्यूज़ उन इश्यूज़ को फ्रेम करके लोअर कोर्ट को देगी कि अब आप इन चीज़ों को देखकर फिर डिसीजन दें। हुज एपीलेट कोर्ट from whose decree appellate court may if necessary frame issues and refer the same for trial to the court from whose decree the appeal is preferred, ठीक है, and in such case shall direct such court to take the additional evidence required। और फिर इस कंडीशन में जो है एपीलेट कोर्ट ये भी डायरेक्ट कर सकती है उस कोर्ट को, लोअर कोर्ट को, कि आपको अगर और एविडेंसेस यानी कि सबूत ये चीज़ें चाहिए, रिक्वायर है, तो वो भी आप जो है ले सकती हैं पार्टीज से। फर्दर यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में, एंड सच कोर्ट शैल प्रोसीड टू ट्राई सच इश्यूज एंड शैल रिटर्न द एविडेंस टू द एपीलेट कोर्ट टुगेदर विद इट्स फाइंडिंग्स देयर ऑन एंड रीजंस देयर ऑफ। फिर वो कोर्ट क्या करेगी, जब उसके पास केस वापस आता है तो उन इश्यूज़ पे वर्क करेगी, एविडेंसेस लेगी, और फिर जो भी चीज़ें उसके सामने आई फाइंडिंग्स, ठीक है, वो पूरी चीज़ें, वो सब चीज़ें जो है एपीलेट कोर्ट को वापस रिटर्न करेगी। नाउ सेक्शन रूल 26 क्या कहता है, फाइंडिंग्स एंड एविडेंसेस टू बी पुट ऑन रिकॉर्ड। जो भी फाइंडिंग्स या एविडेंस है, जो भी नई चीज़ें आपको नज़र में आती हैं या फिर एविडेंसेस सबूत, वो रिकॉर्ड में ऐड करने हैं। अब ये चीज़ किसके लिए है, ऑब्जेक्शंस टू द फाइंडिंग्स। रूल सब रूल 1 कहता है, सच एविडेंसेस एंड फाइंडिंग्स शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड इन द सूट and other party may within the time to be fixed by the appellate court present a memorandum of objection to any finding। अब ये जो केस जो 25 में था, वो जब लोअर कोर्ट में जाता है तो एक टाइम देती है कोर्ट को कि अब इस टाइम में जो है केस पे वर्क करें और फिर जो है मुझे भेजें वापस। तो उस टाइम के अंदर ही जो है पार्टीज़ को टाइम मिला होता है कि वो जो भी एविडेंसेस लाना चाहे, जो भी केस के नए पॉइंट्स डिस्कस करने चाहे तो कर सकती है। अदरवाइज़ जो है अगर एक बार केस वापस एपीलेट कोर्ट में आ जाता है तो फिर वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है। सब रूल 2 क्या कहता है, डिटर्मिनेशन ऑफ अपील, अदरवाइज अपील जो डिटरमाइन कर दी जाएगी। पढ़ते हैं इसको, आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड सो फिक्स्ड फॉर प्रेजेंटेशन सच मेमोरेंडम द अपीलेट कोर्ट शैल प्रोसीड टू डिटरमाइन द अपील। अगर क्या होता है, जो टाइम दिया था एपीलेट कोर्ट ने वो एक्सपायर हो जाता है, उस टाइम पीरियड की लिमिट ख़त्म हो जाती है, तो फिर एपीलेट कोर्ट क्या करेगी, उस अपील को डिटरमाइन करेगी, खुद जो है उस पर डिसीजन लेगी। रूल 27 पे आते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंसेस इन अपीलेट कोर्ट। प्रोटेक्शन ऑफ एडिशनल, ठीक है, एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा एविडेंसेस की जो है प्रोटेक्शन की जा रही है अपीलेट कोर्ट में। अब ये हेडिंग क्या कहती है, सब रूल 1 क्या कहता है, पढ़ते हैं, द पार्टीज टू एन अपील शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू प्रोड्यूस एडिशनल एविडेंसेस। पार्टीज़ को इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि वो मज़ीद एविडेंसेस कोर्ट में लेके आए विदाउट कोर्ट की इंफॉर्मेशन के, वेदर ओरल या तो ओरल, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्री इन द अपीलेट कोर्ट। एक बार लाइक मेमोरेंडम में जो ग्राउंड्स मेंशन थे, ठीक है, उसके बाद हेयरिंग्स हुई, एविडेंसेस भी आए, हर चीज़ हुई। अब पार्टीज़ के पास कुछ एक्स्ट्रा एविडेंस है, वो कोर्ट को चाहती है कि वो भी दे, तो इनकी उसको इजाज़त नहीं है। लेकिन कुछ कंडीशन से यहाँ पे प्रोविज़ो ए और बी दिए गए हैं कि अपीलेट कोर्ट किस कंडीशंस में जो है एडिशनल एविडेंसेस की इजाज़त दे सकती है। तो प्रोविज़ो 1 ए कहता है, द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रीफर्ड हैज रिफ्यूज टू एडमिट एविडेंस विच आउट टू हैव बीन एडमिटेड। कि जब केस लोअर कोर्ट में चला था तो जब पार्टी ने उसको कुछ एविडेंसेस प्रेजेंट किए थे तो वो कोर्ट ने उस वक्त जो है एडमिट नहीं किए, ठीक है, और वैसे ही डिसीजन दे दिया था। तो उन एविडेंसेस को जो है कोर्ट एक्सेप्ट, एपीलेट कोर्ट एक्सेप्ट कर सकती है। प्रोविज़ो बी कहता है, द एपीलेट कोर्ट रिक्वायर्स एनी डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस, या फिर एपीलेट कोर्ट को खुद किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है या फिर किसी विटनेस की, किसी गवाह की टू बी एग्जामाइन के उसको सुना जाए, टू इनेबल इट टू प्रोनाउंस जजमेंट, ताकि एपीलेट कोर्ट को आसानी हो जाए जजमेंट प्रोनाउंस करने में, और फॉर एनी अदर सब्सटेंशियल कॉज, या फिर जो भी एपीलेट कोर्ट को सब्सटेंशियल कॉज लगता है उस कॉज पे जो है
रिक्वायर कर सकती है एडिशनल एविडेंसेस। मजीद क्या 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 कहा गया है, द अपीलेट कोर्ट में अलो सच एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड और विटनेस टू बी एग्जामाइन। तो ये जो अबव प्रोविजो ए और बी में जो कंडीशन है, इनको देखते हुए एडिशनल कोर्ट जो है परमिशन दे सकती है और उनको रिक्वायर कर सकती है। सब रूल 2 क्या कहते हैं, वेयर एवर एडिशनल एविडेंस अलाउड टू बी प्रोड्यूस, जहाँ भी इजाज़त दी जाएगी एडिशनल एविडेंसेस की बाय एन अपीलेट कोर्ट, द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द रीज़न फॉर इट्स एडमिशन। तो अपीलेट कोर्ट पर भी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रीज़न ज़रूर लिखे केस के अंदर कि उसने इन एडिशन एविडेंसेस की परमिशन क्यों दी थी पार्टीज़ को। अब आते हैं रूल 28 की तरफ, मोड ऑफ टेकिंग एडिशनल एविडेंसेस की क्या तरीक़ेकार है। मोड मतलब तरीक़ेकार है एडिशनल एविडेंसेस लेने का। वेयर एवर एडिशनल एविडेंसेस अलाउड टू बी प्रोड्यूस, जहाँ भी एडिशनल एविडेंसेस की इजाज़त दे रही है कोर्ट के, उनको प्रोड्यूस किया जाए, कोर्ट में लाया जाए। द कोर्ट में द टेक्स सच एविडेंस, या तो कोर्ट खुद उनको एविडेंसेस को लेगी और डायरेक्ट द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रीफर्ड, या फिर उस कोर्ट को डायरेक्ट करेगी कि वो एडिशनल एविडेंसेस ले जहाँ पे पहले केस चला था, जिस कोर्ट की डिक्री अपील में आई है। और एनी अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट, या फिर कोई दूसरी सबऑर्डिनेट कोर्ट जो इस केस को देख सकती है, उसको भी डायरेक्ट कर सकती है अपीलेट कोर्ट टू टेक सच एविडेंसेस के वो उन एविडेंसेस को ले एंड टू सेंड इट व्हेन टेकन टू द अपीलेट कोर्ट, और फिर अपीलेट कोर्ट को तब वो एविडेंसेस भेजे जब उसको रिक्वायर है। इसका लास्ट रूल क्या कहता है, रूल 29, पॉइंट्स टू बी डिफाइंड एंड रिकॉर्डेड। पॉइंट्स को डिफाइन किया जाए और रिकॉर्ड किया जाए। कौन से पॉइंट्स को, वेयर एडिशनल एविडेंस इज़ डायरेक्टेड और अलाउड टू बी टेकन, जहाँ पे एडिशनल एविडेंसेस लिए गए थे या जिनकी इजाज़त दी गई थी, द अपीलेट कोर्ट शैल स्पेसिफाई द पॉइंट्स टू विच द एविडेंस इज टू बी कन्फाइंड एंड रिकॉर्ड ऑन इट्स प्रोसीडिंग्स द पॉइंट्स सो स्पेसिफाइड, के केस के किन पॉइंट्स पे ये एडिशनल एविडेंसेस लिए गए हैं वो भी जो है मेंशन करे। ठीक है, तो ये था रूल 16 से लेके रूल 29 तक हमारा पार्ट ऑफ ऑर्डर 41 प्रोसीजर ऑन हेयरिंग। तो इस तरह से जो है केस की हेयरिंग की जाती है। इसके बाद जो है जजमेंट इन अपील के। अब अपील की जजमेंट कैसे आएगी, ये जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है अब तक, तो आप जो है कमेंट में जो है पूछ सकते हैं।